हेलो फ्रेंड्स, आपको चाहिए सक्सेस तो आपने सही चुना है परफेक्ट लाइन को। आज का जो टुडे करंट अफेयर्स है, आज देखेंगे 8 जून 2021 जितनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इसे हम सारी कवर करेंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको बाद में प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप पर। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। उससे पहले हम करंट अफेयर्स पढ़ें उससे पहले आपको इसको व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड आपके फेसबुक, आपके टेलीग्राम ग्रुप और सभी जगह आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। फिर जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं कि आज के जो करंट अफेयर्स से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनको। चलिए तो देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रांडिंग इंडेक्स 2019-20 में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है। तो दोस्तों ये किसको रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये रखा गया है आपके लद्दाख को। दोस्तों लद्दाख को रखा गया है। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि इंडेक्स क्या है। देखिए आपके जो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस ग्रांडिंग इंडेक्स 2019-20 को जारी करने की मंजूरी दी है। आपका जो पीजीआई है इसको 2019-20 का पीजीआई शिक्षा में परिवर्तन का आकलन और उत्प्रेरित करने के लिए 70 मापदंडों के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेडिंग प्रदान करता है। 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अर्थात चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल ने 2019-20 के लिए उच्चतम ग्रेड A+2 प्राप्त किया है। A+2 किन किन को मिला है? आपके चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और साथ में केरल को भी। पिछले वर्ष की तुलना में अधिकांश राज्य की रिपोर्ट में सुधार हुआ है। इस वर्ष 5 राज्यों ने 901 से 950 का स्तर रखा स्कोर प्राप्त किया जो ग्रेड A और 1++ में आते हैं। ओके, और इसके कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पे क्या है कि लद्दाख को पहली बार ग्रेड दिया गया है। लद्दाख को पहली बार ग्रेड दिया गया, उसे ग्रेड 7 में रखा गया है। मेघालय ने 601 से 650 का स्कोर प्राप्त किया है जो कि ग्रेड आपके 6 में है। ओके, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश ने अपने स्कोर में 20% का सुधार किया है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने स्कोर में 10 से 20% का सुधार किया है। कर्नाटक और दिल्ली सहित 10 राज्यों ने अपने स्कोर में 5 से 10% का सुधार किया है। पीजीआई पहली बार 2019 में 2017-18 के लिए प्रकाशित हुआ था। ये फैक्ट आप इसके याद रखेंगे। चलिए और सीधे जान लेते हैं कि जो आपके सूचकांक हैं इससे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके और परीक्षाओं में बनते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रांडिंग इंडेक्स 2019-20 में पहली बार जो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी SDGI यानी कि इंडिया इंडेक्स 2020-21 में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तो दोस्तों ये है केरल। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों में भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर चिकित्सकों की संख्या है तो लगभग 86 चिकित्सक हैं आपके तथा 53 बिस्तर हैं। ओके, नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो दोस्तों पहले स्थान पर जो राज्य है वो है आपका कर्नाटक। यहाँ पर 3300 केंद्रों को अपग्रेड है। ओके, जी चीज़ें आप उनकी याद रखेंगे। आगे चलते हैं, जो और क्वेश्चन बनते हैं इससे और वो क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर झारखंड। ओके, इसे 656 एकड़ में नया शहर है। भारत अक्षय ऊर्जा के सूचकांक में किस स्थान पर है। तो ये आपके तीसरे स्थान पर है हमारा भारत। परफ्यूम की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर हैं। तो न्यूजीलैंड के पीएम जेसिडा अर्डन। कौन है दोस्तों? न्यूजीलैंड के पीएम जेसिडा अर्डन है। चीन की जनसंख्या पिछले 1 दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो चुकी है? 1.411 अरब हो चुकी है। ओके, ये चीज़ें आप याद रखेंगे मोस्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के करंट अफेयर्स का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो किस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये किया है E100। किसको? E100 को लॉन्च किया है। इसके बारे में जान लेते हैं कि E100 क्या है। चलिए तो E100 क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें एथेनॉल सम्मिश्रण जो आपको एथेनॉल सम्मिश्रण मिलाया गया है। इसमें क्या क्या है? पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण भारत सहित कई देशों द्वारा वाहनों से
कम करने के लिए किया जा रहा है। ओके, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। वर्तमान में पेट्रोल में जो आपको बायोइथेनॉल सम्मिश्रण है वो कितना 5% है, लगभग 18 मिलियन बैरल खाद्य तेल की जगह ले सकता है। ओके, कुछ और फैक्ट हैं इसके जी। तो इसके नेक्स्ट जो फैक्ट हैं आपके, इसमें इथेनॉल मिश्रण है और इसके साथ साथ क्या इथेनॉल सम्मिश्रण का महत्व क्या है। अब इसका महत्व क्या है ये पूछा है। इथेनॉल अणु में ऑक्सीजन होता है जो इंजन को पूरी तरह से ईंधन का दहन करने की अनुमति देता है। इससे क्या होता है कि उत्सर्जन कम होता है और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। इथेनॉल चीनी उद्योग का उप उत्पाद होने के कारण एक अक्षय स्रोत है जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में शुद्धि कम लाता है। ओके, तो ये फैक्ट आप इसके याद रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको है। एक्स्ट्रा आपका जो इससे संबंधित जो योजना है वो कौन कौन सी योजना है देख लीजिए कि आपकी जो योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के अवसर पर किस पायलट का प्रोजेक्ट किया है, तो ई लॉन्च किया, E100 किया है। एंड हाल ही में नरेंद्र मोदी सिंह तोमर द्वारा किस राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया दोस्तों, तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने UN टब की योजना लॉन्च की है, तो ये लद्दाख। CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है, तो कोडिंग और डाटा साइंस को शामिल किया है। किस किस को शामिल किया है दोस्तों, कोडिंग और डाटा साइंस को शामिल किया है। नेक्स्ट आपकी योजना है कि बुजुर्गों के लिए सीनियर केयर आपकी एजिंग ग्रोथ इंजन जो SEGE है प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो दोस्तों 20 मिनट कार्यक्रम की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की है, तो मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना शुरू की है। स्मार्ट किचन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई, तो केरल के द्वारा की गई है। ओके, हाल ही में चर्चित वन स्टॉप सेंटर OSC किससे संबंधित है दोस्तों, तो महिला सशक्तिकरण से है। जितनी आपकी महत्वपूर्ण योजना थी वो सारी मैंने इसी में कवर करा दी हैं, आपको कहीं से योजना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित कर दिया गया दोस्तों, तो छठा राष्ट्रीय उद्यान आपको जो घोषित कर दिया गया है वो है आपका रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट बता देते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार कोकराझार जिले में रायमोना आरक्षित वन को असम का छठा राष्ट्रीय घोषित किया गया है। असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान पहले से थे। पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, नौमेरी नेशनल पार्क, औरंग राष्ट्रीय उद्यान एंड डियू खोवा राष्ट्रीय उद्यान। और आपका जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों 6वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए आपका जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंतर्गत क्या है, ये जंगल बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र है। ओके, ये आपका जो जंगल बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस पार्क में क्या सुनहरे लंगूर, बाप, एशियाई हाबी तेंदुए, जंगली भैंस, भारतीय गौर, हॉर्नबिल, चित्तीदार हिरण, पक्षियों की 170 प्रजातियां, तितलियों की 150 प्रजातियां और पौधे और ऑर्किड की 380 किस्में आपको इस रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती हैं। दूसरा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। हाथी रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और असम में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आप याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें कि यह भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से सटा हुआ है। ओके, यह अपने दुर्लभ और लुप्त प्राय स्थान वन्यजीवों जैसे गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, कछुए और खरगोश के अलावा जंगली भैंस के लिए भी जाना जाता है। जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, कछुए, खरगोश के अलावा ये जंगली भैंस के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में असम का छठा राष्ट्रीय जो उद्यान घोषित किया गया है वो आपका रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है। ओके दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है जो भी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को लगाइए कि हाल ही में असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, कौन सा, ये है आपका रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने कब तक 20% एवोनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है दोस्तों, तो 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। भारत का वन और वृक्ष आवरण बढ़कर कितना हो गया है, ये 2456% हो गया है। हाल ही में ज्वालामुखी
सॉरी 24 से ये 56 हो चुका है। 24 से कितना 56 बढ़ गया। हाल ही में ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ। यह स्थित है कहाँ पर है दोस्तों? इंडोनेशिया में। हाल ही में चर्चित भाषण 4 द्वीप किस देश में है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश में है। वर्ष 2021 का पहला अंटार्कटिक तूफान का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम एना। हाल ही में चर्चित शब्द माइग्रेन क्या है? चूहों की आबादी में वृद्धि। ओके, हाल ही में चर्चा में रहा बिचकॉम्बे क्या है? तो ये उल्का पिंड का टुकड़ा है दोस्तों, बिचकॉम्बे। हाल ही में ज्वालामुखी पर्वत न्यागोगो में विस्फोट हुआ। ये स्थित है, ये दोस्तों कांगो में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कांगो में स्थित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के करंट अफेयर्स का कि हाल ही में किस राज्य में ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की? ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों ये आपके राज्य में की गई है, हरियाणा राज्य में। किस राज्य में की गई है फ्रेंड्स? हरियाणा राज्य में इसकी घोषणा की गई है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि ऑक्सी-1 क्या है। तो आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 801 एकड़ में ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है। 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई थी। ऑक्सी-1 में 10 प्रकार के वन शामिल होंगे। इस अवसर पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रोत्साहन, संरक्षण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करते हुए हरियाणा सरकार ने 4 महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। अब जान लीजिए कि वो 4 महत्वपूर्ण योजनाएं आपकी कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ये योजना है आपकी प्राणवायु देवता पेंशन योजना, करनाल में ऑक्सी-1, पंचकुला में ऑक्सी-1 एंड हरियाणा में पंचवटी वृक्षा योजना। चलिए इनको डिटेल से जानते हैं कि ये जो योजना है वो क्या है। तो आपकी फर्स्ट योजना थी प्राणवायु देवता पेंशन। ये क्या है? इस योजना के तहत 75 वर्ष के ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर 1500 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। ओके, अगला है हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण। इसका क्या मतलब है? इस पहल के तहत हरियाणा के गांव में पंचवटी के नाम से पौधारोपण किया जाएगा एंड यहाँ पेड़ों से प्राकृतिक ऑक्सीजन प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए और जान लेते हैं कि 2 और योजना थी, ये क्या हैं। तो करनाल में ऑक्सी-1 का क्या महत्व है? मुगल नहर करनाल में वन विभाग की जमीन पर ऑक्सी फॉरेस्ट लॉन्च किया गया था। इसमें पंचवटी, वेल, आंवला, अशोक, बरगद, पीपल के पेड़ लगाए गए थे। ये सारे पेड़ आपकी करनाल में ऑक्सी-1 योजना के तहत लगाए गए। आपकी पंचकुला में ऑक्सी-1 योजना, इसके अंतर्गत पंचकुला के निवासियों को ताज़ा ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए 100 एकड़ के क्षेत्र में वीर घग्गर पर स्थापित किया गया है। ओके, तो ये योजना भी आपने जान ली होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आज के करंट अफेयर्स का 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है आपके एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। ओके, तो ये देख लीजिए, ये जो आपके एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, ये एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय के के अलावा वायुसेना अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों ये आपके वायुसेना मुख्यालय के अलावा वायुसेना के जो अगले अध्यक्ष हैं इनको चुना गया है। किसको? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को। चलिए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आपके जो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, एयर मार्शल एच.एस. अरोड़ा जो 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे उनकी जगह लेंगे। ओके, किन की जगह लेंगे? एच.एस. अरोड़ा की जगह लेंगे विवेक राम चौधरी। वह पश्चिमी वायु कमान के प्रभारी थे। इसे भारतीय वायुसेना की तलवार भुजा के रूप में भी जाना जाता है। एयर मार्शल बल्लभ राधाकृष्ण पश्चिमी कमान में चौधरी का स्थान लेंगे। एयर मार्शल रिचर्ड जॉन डकवर्थ जो कि प्रयागराज में मध्य वायु कमान की कमान संभालेंगे एंड भारतीय वायुसेना के जो पास में वर्तमान में 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड हैं वो भी संभालेंगे। एयर मार्शल के रैंक वाले एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रत्येक कमांड के प्रमुख होते हैं। जो आपके एयर मार्शल के रैंक वाले एयर ऑफिसर होते हैं ये आपके कमांडिंग इन चीफ प्रत्येक कमांड के प्रमुख कहलाते हैं। ओके, चलिए कुछ चीज़ें जान ली हमने। अब आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर्स का कि हाल ही में विश्व आपका जो बिम्स्टेक की 24वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 24वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें ये मनाई गई है 6 जून को। दोस्तों कब मनाई गई है? ये आपकी वर्षगांठ 6 जून को मनाई गई है। देखिए इसमें क्या है, 6 जून को बिस्मेट के सभी सदस्य देशों ने 6 जून को इसके गठन की 24वीं वर्षगांठ मनाई। इसने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच
की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंड गाल की खाड़ी पर क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये कितने देशों का दोस्तों? आपका बिम्स्टेक 7 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चलिए कुछ चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में कि जो आपके जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये हैं आपके बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और आपका थाईलैंड। ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं। ये देश अंगल की खाड़ी पर निर्भर है। ओके, इसका गठन 6 जून 1997 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो काका बांग्लादेश में है। श्रीलंका विश्व बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है। ओके, जो श्रीलंका देश है वो बिम्स्टेक का कौन है? अध्यक्ष है वर्तमान में। भारत बिम्स्टेक को क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक जीवंत मंच बनाने का प्रयास कर रहा है। बिम्स्टेक क्षेत्र में वैश्विक आबादी का 22% हिस्सा है और सकल घरेलू उत्पाद का कितना 2.7 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका जो नया क्वेश्चन है दोस्तों ये है आपका जीडीपी की तर्ज पर जीडीपी का आकलन किस राज्य में होगा? तो इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड राज्य में होगा। पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड में अब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद यानी जीआईपी का आकलन भी किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर वन एवं पर्यावरण में जो मंत्री आपके डॉक्टर हरका सिंह रावत ने सरकार के इस फैसले का ऐलान किया है। इसके साथ ही जीडीपी की दिशा में कदम बढ़ाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। उत्तराखंड देश का कैसे राज्य बन गया दोस्तों? पहला राज्य बन चुका है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कुछ चीज़ें। प्रत्येक विभाग क्लाइमेट चेंज के लिए अनिवार्य रूप से बजट का प्रावधान किया जाएगा। एंड सरकार ने प्रदेश भर में तालाबों को पुनर्जीवित करने और इको रेस्टोरेशन के लिए बेहद कार्य करने के लिए जिलों व विभागों को पुरस्कृत करने संबंधी फैसले भी लिए हैं। 71.05% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से पार पाने के लिए पद्म भूषण पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी 2010 से विभिन्न मंचों से राज्य में जीआईपी के आकलन की आवाज़ उठा रहे हैं। कौन उठा रहे हैं आवाज़ दोस्तों? डॉक्टर अनिल जोशी उठा रहे हैं। कब से? 2010 से। ओके, आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जो आपके नेक्स्ट फैक्ट है बिल्कुल करंट अफेयर्स एक सीरीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में आपके सेनाकाकू द्वीप को लेकर किन 2 देशों में विवाद बढ़ा है? तो दोस्तों बता दें ये चीन और जापान में बढ़ा है। कहाँ पर बढ़ा है? चीन और जापान के बीच ये विवाद हुआ है। चीन ने फिर दावा किया है कि उसकी जो मुख्य भूमि का हिस्सा है, चीन ने दावा किया है कि जो सेनाकाकू द्वीप है उसकी भूमि का मुख्य हिस्सा है। देखिए, वहीं जापान ने कहा कि चीन जानबूझकर टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। तो जापान ने कहा कि चीन उसके सेनाकाकू द्वीप की सीमा में निरंतर मौजूदगी बनाकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। चीनी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दियाओ आपके सेनाकाकू को चीन में इसी नाम से जाना जाता है। जो आपका दियाओ सेनाकाकू को जाना जाता है चीन में, उनके क्षेत्र में आता है। यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने जापान से 4 सूत्रीय सैद्धांतिक सहमति का पालन करने को कहा है। तो कौन सी हैं वो आपकी, ये देख लीजिए। चलिए, तो ये बिल्कुल आपके जो देश विदेश के संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लगा लीजिए जल्दी से। तो हाल ही में सेनाकाकू द्वीप को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद बढ़ रहा है? तो चीन और जापान। हाल ही में अफ्रीका संघ ने किस देश को निलंबित कर दिया है? माली को। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम द्वीप का निर्माण के लिए मंजूरी दी? तो डेनमार्क। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूरज रिएक्टर बनाया है? तो दोस्तों चीन ने बनाया है। हाल ही में चर्चित ईगल एक्ट किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो ये अमेरिका से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है दोस्तों? अमेरिका से संबंधित है। और क्वेश्चन है आपके कि हाल ही में चर्चित लाल पर्यटन किस देश से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है। किस देश के इंसान में बर्ड फ्लू STON3 पहला केस रिपोर्ट किया? तो ये किया दोस्तों चीन ने। चीन में होगा संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन अक्टूबर 2021। किस देश ने ओपन स्काई संधि में शामिल होने से मना कर दिया? तो दोस्तों अमेरिका ने मना कर दिया है, साफ इनकार कर दिया है शामिल होने में। चर्चित उइगर का संबंध किससे है? तो दोस्तों चीन में निवास करने वाले अल्पसंख्यक। फरजादवी विशाल गैस क्षेत्र किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये ईरान में स्थित है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे ले लिए हैं। चलिए आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने कोवैक्स के लिए $2 अरब का योगदान दिया है। बताइए, तो $2 अरब जो डॉलर का आपका योगदान दिया है हाल ही में
तो किसने? आपकी GAVI ने। ओके, चलिए देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। GAVI अमेरिका ने अब तक कोवैक्स के लिए GAVI $2 अरब का योगदान दिया और इसका उद्देश्य सभी देशों के लिए समान रूप से टीके प्रदान करना है। GAVI 21 रैपर ग्लोबल अलायंस फॉर वैकेंसी एंड आपकी इम्यूनाइजेशन, इसका उद्देश्य है सभी के लिए टीकाकरण के लक्ष्य का कार्य करना। ओके, चलिए कुछ चीज़ें और जान लेते हैं इसके बारे में। इस गठबंधन का उद्देश्य महामारी के खतरे से दुनिया की रक्षा करना है। इसने अब तक सबसे गरीब देशों 882 मिलियन से अधिक बच्चों का टीकाकरण करने में मदद की और 14 मिलियन भविष्य की मौतों में कमी की। यह कोवैक्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम करता है एंड कोवैक्स एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य सभी विकासशील देशों को कोविड-19 टीकों की सामान पहुँच प्रदान करना है इस संगठन का। ओके, ये चीज़ें आप क्लियर कर लेना थोड़ी सी। आपका लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स का कि किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये किस राज्य ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके केरल राज्य ने। किस राज्य ने की है दोस्तों? केरल राज्य ने इसकी घोषणा की है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नॉलेज इकोनॉमी मिशन के तहत क्या है ये आप जान लीजिए। तो आपका जो नॉलेज इकोनॉमी मिशन है ये आपकी केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है। कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीक परिवर्तन के लिए इसका लॉन्च किया गया है। नॉलेज इकोनॉमी फंड को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है दोस्तों? 300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका मज़े ले सके। थैंक यू दोस्तों, और इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।